हाँ तो फ्रेंड्स, जो अभी आप देख रहे हैं चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इनिटियल सिटी। इसे आप सिंधु घाटी की सभ्यता की कहानी वाला पार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ सिंधु घाटी का ही परिचय और पूरी की पूरी कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, देखिए, सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री और लेसन है हमारा तीसरा, क्लास है सिक्स क्लास, और हमारा लेसन अध्याय 3, विषय इतिहास। ठीक, और यह जो मुख्य रूप से बनाया गया है, यह क्लास 6 और जितने भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टेट का सिविल सर्विस और यूपीएससी यानी कि आईएएस आईपीएस, इन सभी को देखकर उस सभी को नज़रिए के रखते हुए यह पाठ तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक मोटिवेशनल थॉट्स लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जिंदगी को भी दांव में लगाना पड़ सकता है। तब ऐसी परिस्थिति जब आए ना, तब आराम से इस बात को याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स लिखे हैं जो आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं। हिंदी मीडियम में क्या होता है कि इंग्लिश का थोड़ी अभाव होती है, उस मायने में मैंने इंग्लिश वर्ड्स को कुछ देखते हुए रख दिया है। पुरातत्विक जिसे आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्नानागार, स्नानागार को पब्लिक बाथ कहा जाता है, यानी कि सभी के लिए नहाने का स्थान। चिनाई और यहाँ पे श्रृंगार दान। ठीक, तो इन सभी को लिख दिया। उसके बाद अन्नागार लिखा हुआ मैंने, शिल्पाकार, खादान और नगर दुर्ग, इन सभी का इंग्लिश वर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं सभी बन जाते हैं हमारे। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता, एकदम स्पष्ट शब्दों में। इसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दूसरी हमारी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान की खोज कब की गई? 1921 ईस्वी में की गई, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। वर्तमान पाकिस्तान है, ठीक ना। पाकिस्तान का एक राज्य पंजाब, जिस प्रकार भारत में राज्य पंजाब, उसी प्रकार पाकिस्तान में भी पंजाब है, उसी के क्षेत्र में आता है। अब देखिए, हमारी है दूसरी क्वेश्चन, तीसरी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो जो स्थान था, तो उसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक ना, जब रेल की लाइनें बिछ रही थी, तभी सभ्यता का खोज हुआ था। ठीक, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल बताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच यह सभ्यता विद्यमान थी यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, रेडियो कार्बन 14 क्या होता है? तो इसको मैं बता देता हूँ ऐसे ही। रेडियो कार्बन 14 यानी कि 14, यह होता है किसी भी जीवाश्म की उसकी आयु पता लगाने की, कि यह कितनी साल पुरानी है। यह एक आधुनिक तकनीक है जिससे यह पता लगाया जाता है कि यह कितनी साल पुरानी है। ठीक, जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन C14 से। उसके बाद बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कही जाती थी। उसके बाद कालीबंगन किस स्थान पर था? तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन वर्तमान में राजस्थान में है, भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता दो देशों में फैली है, भारत और पाकिस्तान। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की जुताई किससे की जाती थी? तो जो जुड़ाई थी, ईंट जोड़े जाते हैं, जिस प्रकार अभी ईंटों को जोड़ के घर बनाया जाता है, उस प्रकार उस जमाने में किनसे ईंटों को जोड़कर घर बनाया जाता था? चूना जो होता है ना, चूना, जिसका सब आप लोग घर में यूज करते हैं, बस उसी चूने का उपयोग करके सिंधु घाटी के लोग ईंट का जुड़ाई करते थे। ठीक, ईंट जोड़ते थे और घर बनाते थे। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चूना होता है ना, सीमेंट से ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि सीमेंट आपको क्रैक दे देगा। घर बनाएंगे तो आपको सीमेंट जल्दी क्रैक दे देगा, क्रैक हो जाता है। देखते हैं दीवार में इस प्रकार का दरार आ जाता है, लेकिन चूना से अगर आप करेंगे ना, तो कभी दरार नहीं आएगा। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी कठोर घर बनाते थे, जिसके कारण आज भी उनकी घरों को देखा जा सकता है। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन एक अन्य सभ्यता का नाम बताएं। यानी कि जिस वक्त हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता, तो उस वक्त विश्व में और कौन सी सभ्यता है, उसका कोई एक नाम बताएं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया अभी हम बोल सकते हैं, तो वर्तमान में इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की के 4 देशों के क्षेत्रों में यह सभ्यता फैली थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं 10 नंबर में, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेसोपोटामिया मतलब होता है दो नदियों के बीच, और सभ्यता मतलब दो नदियों के बीच की सभ्यता। ठीक, तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच,
और सभ्यता मतलब सभ्यता, यानी कि दो नदियों के बीच की सभ्यता। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो देखिए, एकदम सिंपल शब्दों में हम बात करते हैं, एकदम सिंपल, ताकि आप समझ पाएँ। पढ़ना तो एक बच्चा भी पढ़ लेता है, लेकिन समझने के बाद जब आते हैं तो बड़े-बड़े पीछे हट जाते हैं, इसलिए समझिए पहले बात को। देखिए, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यानी कि सिंधु सभ्यता जो था, वह किस युग की सभ्यता था? कौन से काल का? तो कांस्य काल का, यानी कि जिस प्रकार पाषाण काल हुआ करता था, उसी प्रकार कांस्य काल भी रखा गया है, या कांस्य काल बहुत लोग बोलते हैं। कांसा, कांसा के बर्तन सिंधु सभ्यता के लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते थे। काफा कांसा के बर्तन, कांसा से बनी धातुओं के औजार, ठीक। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया, या कांस्य युग की सभ्यता भी कहा गया। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के युग क्या था? कांस्य युग। कांस्य युग यानी कांसा सभ्यता का उद्गम स्थान कहाँ माना जाता है? तो सबसे पहले यह जो कांसा चला था ना, यह मेसोपोटामिया में चला था। मेसोपोटामिया, जो अभी मैंने बताया, इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की 4 देशों में फैला था मेसोपोटामिया की सभ्यता। चाहुंदड़ो कहाँ स्थित है? तो चाहुंदड़ जो है, यह पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है चाहुंदड़, और इसकी खोज 1931 ईस्वी में की थी गोपाल मजूमदार ने। ठीक। चाहुंदड़ कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान के भाग में चला गया। 1947 से पहले तो दोनों देश एक था ना, भारत और पाकिस्तान, बाद में अलग हुआ, तो बाद में यह पाकिस्तान के एरिया में चला गया। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है, वर्तमान लोथल एक हम बोल सकते हैं कि शिपयार्ड था। यहाँ पे जहाज आके रोकते थे, उस जमाने में जहाज चलते थे, नाव चलते थे। और कहाँ पे रोकते थे? गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल उसी को बोलते हैं। ठीक। यहीं से गोदीवाड़ा का एक जो है, गोदीवाड़ा एक जो है प्रमाण मिला प्रमाण मतलब हम बोल सकते हैं कि एक सबूत मिला है, एक साइट मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे नाव चलते थे। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिला में स्थित है। ठीक। दो स्थान को याद रखिएगा, गुजरात का अहमदाबाद जिला लोथल, और धोलावीरा गुजरात का कच्छ जिला। ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच थी? तो मेसोपोटामिया, अभी जिस प्रकार हम बात की कि दो नदियों के बीच का स्थान, तो पहली नदी है दजला, जिसका दूसरा नाम टिग्रिस भी है। दजला और करात, इन दो नदियों के बीच, जैसे यहाँ पे है दजला और यहाँ पे है करात, और यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता बसी हुई है। इधर एक नदी बह रही है, इधर एक नदी बह रही है। ठीक। एक का नाम है दजला और एक का नाम है करात, और बीच बीच में कौन है? बीच बीच में है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक। यानी कि मेसोपोटामिया एक देश था उस जमाने में, जिस प्रकार सिंधु घाटी एक देश था। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा नगर जो है पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, पंजाब दो हैं, एक भारत का पंजाब, एक पाकिस्तान का पंजाब। ठीक ना। तो पाकिस्तान के पंजाब का एक माउंट गोमरी जिला है, वहीं पे स्थित है अभी हड़प्पा। ठीक। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहीं सारे चीज़ दिखाई देंगे जो मैंने कल दिखाए थे आप लोग को, और नहीं देखे तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हड़प्पा नगर की इमारतें किन ईंटों से बनी थी? तो पक्का ईंट था, पूरा का पूरा पक्का ईंट। ये ईंट अभी भी उपयोग में लाए जाते हैं, इतने स्ट्रांग है। ठीक ना, इतने मजबूत हैं कि अभी भी इसका आप उपयोग ला सकते हैं, इतनी पक्की ईंटें हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, यानी कि थोड़े से लाइनिंग बना बना के लिखना होगा आपको। हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। तो देखिए, हड़प्पा काल में मुख्यतः 6 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। कौन कौन? पहला था धान, दूसरा था गेहूँ, तीसरा था चना, चौथा था मटर, पांचवा था तिल, और छठा सरसों। इन 6 चीज़ों का उत्पादन किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से, और भी किए जाते होंगे, लेकिन साक्ष्य जो है, प्रमाण, इन्हीं 6 के मिले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा बनता है कि अन्नागार, अन्न का मतलब होता है भोजन, और गार मतलब स्थान, यानी कि भोजन को रखने का स्थान, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं कि स्टोर रूम। ठीक। और हिंदी में भंडार गृह। तो अन्नागार का निर्माण क्यों किया गया था? तो मैं इसे अपने शब्दों में समझाता हूँ कि अन्नागार यानी कि भोजन रखने का स्थान का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि राजा जो था वहाँ का सभी से टैक्स लेता था, यानी कि कर वसूलता था, और उन करों के रूप में उन्हें अन्न मिलते थे, यानी धान मिल गया, गेहूं मिल गया, तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था जिस स्थान पे, उसे अन्नागार नाम दिया गया। और इसका उपयोग कब किया जाता था? तो इसका उपयोग विषम परिस्थितियों में किया जाता था। जिसे मान लीजिए किसी साल सूखा पड़ गया तो उस साल वहाँ पे निकाल दिया जाता था। किसी साल मान लिए जी कि उतना फसल नहीं हुआ,
ठीक ना, तो उस साल खाने के लिए निकाल दिया जाता था। इस प्रकार विषम परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता था। सोच सकते हैं कि उस जमाने के लोग कितने शुद्ध बुद्ध वाले आदमी थे। ठीक ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन 21 नंबर क्या बनता है। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण आज से कितने साल पहले हुआ था, यानी कि आज की तुलना की जाए तो आज से लगभग 4700 साल पहले थी वह सभ्यता। आज से लगभग 4700 यानी कि 5000 हम मोटा मोटी बोल सकते हैं इसको। 5000 साल पहले उतने विकसित लोग थे जितने कि आज भी शायद नहीं बन पाए हैं। ठीक ना। देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर व्यवस्था किस प्रकार था। एकदम आराम से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार रहते थे, एकदम सारा कुछ डिटेल में बता देना है। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत थी या अनूठी थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे। घर 2 मंजिला और 3 मंजिला हुआ करता था। उस जमाने में 2 तल्ला और 3 तल्ला, समझ रहे हैं ना। घर 2 मंजिले और 3 मंजिले हुआ करते थे, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वे भोजन में शाकाहार और मांसाहार का प्रयोग क्या करते थे। साथ ही वे भोजन में जो शहद, जिसे हनी बोलते हैं या मधु, उसका प्रयोग क्या करता था। ठीक, भोजन के बाद वे शहद का प्रयोग क्या करते थे। उसके बाद हम बता दें कि वे श्रृंगार में रहते थे, जिससे मनका मिला है यानी कि हार, उससे पता चलता है कि लोग वहाँ के श्रृंगार के प्रेमी थे। उसके बाद पुरुष जो हैं दाढ़ी मूछ रखा करते थे। वो पुरोहित की जो मूर्ति मिली है उससे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि वो आदमी का दाढ़ी बना हुआ था। ठीक ना। तो उस आज उससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग दाढ़ी रखा करते थे। और आने जाने के लिए लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल क्या करते थे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमने जाना था कि बैलगाड़ी वहाँ पे मिली है, जिससे वहाँ से पता चलता है कि वहाँ के लोग बैलगाड़ी और जहाज, जल में जहाज का प्रयोग क्या करते थे, यानी कि नाव का प्रयोग क्या करते थे। तो इस प्रकार आप इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए बस आपको छोटी से शॉर्ट में लिखा है। आपको समझना है, बातों को समझना है। पढ़ना तो एक बच्चा भी पढ़ लेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, बातों को समझिए। ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, तो वहाँ के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेत्ता, वे सिंधु सभ्यता की कुछ चीज़ें पाई हैं। और हमारे यहाँ की भी जो सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की चीज़ें पाई हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों देशों में, उस जमाने के देशों में लेन देन हुआ करता था। तो देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमें वर्तमान जो है इराक, ईरान, सीरिया और टर्की यानी कि तुर्की का स्थान पाया जाता है, जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की हार मिला है। हार जिसको मनका कहा जाता है। ठीक ना, हार को ही मनका कहा जाता है, जो गले में हार पहनते हैं। तो वो हार मिला है, सेल खड़ी मिली है, दो चीज़ें मिली है। ठीक, मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की थी ये दोनों चीज़ें। अब सिंधु घाटी सभ्यता में दो चीज़ें मिली हैं जो कि मेसोपोटामिया की थी। वह था तांबा और उसका बना हुआ श्रृंगारदान। तांबा और उससे बना हुआ श्रृंगारदान, जिससे कि श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती थी। ठीक ना। तो इनसे पता चलता है कि इन दोनों देशों के बीच, सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के बीच आपस में व्यापारिक संबंध हुआ करते होंगे, तभी ना ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके वस्तुएं मिले। ठीक ना। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। हड़प्पा नगर के लोगों ने महान स्नागार का निर्माण क्यों किया। तो आप इसमें बहुत लंबा चौड़ा नोट बना सकते हैं कि हड़प्पा नगर के लोग महान स्नागार का निर्माण किए क्योंकि यहाँ पे धर्म अनुष्ठान होते थे, विशेष त्यौहार, पर्व, महोत्सव मनाए जाते थे, इसलिए लोगों को नहाने की सुविधा दी जाती थी। ठीक ना। आप बहुत सारे लंबे चौड़े नोट्स बना सकते हैं, लेकिन एक वर्ड में इसका आंसर बोला जाए तो होगा कि धर्म एवं अनुष्ठान आदि महोत्सव के लिए महान स्नागार का निर्माण किया गया था। ठीक। हड़प्पा नगर के लोगों के महान स्नागार का निर्माण क्यों किया। तो धर्म एवं अनुष्ठान कार्यों को, उत्सव में जो है पूरी की पूरी वहाँ पे लोगों को आसानी हो, नहाने की सुविधा मिले, इन सभी चीज़ों के लिए हड़प्पा नगर का निर्माण में स्नागार का निर्माण किया गया था। स्नागार मतलब तालाब। ठीक, एकदम सिंपल सी बात बोले। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमें कि हमें खंडहरों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आप यहाँ पे भी लंबा चौड़ा नोट्स लिख सकते हैं, 150-200 शब्दों में। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे खंडहरों का निर्माण, हमें अतीत की यादों को रखना चाहिए। ठीक ना। उससे हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के रहन सहन करते हैं, किस प्रकार की चीज़ें पहनते थे, किस प्रकार उनका दैनिक दिनचर्या था। लेकिन अगर एक वर्ड में इसका आंसर बोला जाए तो होगा कि हमें इतिहास के संरक्षण क्यों करना चाहिए खंडहरों का, क्योंकि इससे अतीत की जानकारी मिलती है। एकदम सिंपल एक वर्ड में बोला जाए तो इससे हमें अतीत की जानकारी मिलती है। ठीक,
लेकिन इसे आप लंबा चौड़ा नोट्स भी लिख सकते हैं जिस प्रकार मैंने आपको बताया। 26 नंबर हम देखते हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी, कैसे, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी कि शिल्पकारी यानी कि जो उनका बनाने का तरीका था ना किसी भी चीज को, एक अजीब था, वह वाकई में अद्भुत था। क्योंकि उस जमाने में जो एक मूर्ति मिली थी, पुरोहित जी की मूर्ति, उससे हमें पता चलता है कि उसका जो दाढ़ी बना था और उसके जो वस्त्र बनाए गए थे वो काफी तरासे गए थे। और पत्थर की चीजों में उस प्रकार की तराश कर बनाया जाना कोई विशेषज्ञ व्यक्ति ही कर सकता था। जो कि इससे पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता एक अनूठी और अद्भुत सभ्यता थी। ठीक ना, कोई विशेषज्ञ व्यक्ति ही उस प्रकार की चीजें बना सकता है। इससे हम पता कर सकते हैं कि यह सभ्यता वास्तव में एक अपने आप में अद्भुत सभ्यता थी। यहाँ की सड़कों की भी बात की जाए तो यहाँ पे नालियाँ जो थी यहाँ पे ढक के रखे जाते थे और छोटी नालियों को बड़ी नालों के साथ जोड़ा जाता था, जिससे सभी पानी एक जगह जाकर बाहर में गिरे और इसे नगर से बाहर निकास किया जाता था। तो इस प्रकार वहाँ के लोग काफ़ी सभ्य थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आई होप कि सारा का सारा कंटेंट आपको मिल गया होगा। वैसे 4 से 5 वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं टोटल, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कोई दोस्त अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। देखिए यहाँ पे द एंड हो गया। फिर से वो बात कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी को भी दाव में लगाना पड़ जाए, ठीक है, पड़ जाए, तो उस समय इस बात को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दाव में लगाना पड़ सकता है आपको भी। थैंक यू। और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है संसार में। धन्यवाद।